जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए आप सभी डी स्टूडेंट के लिए वापस से शुरुआत कर रहे हैं। आपका अगला प्रैक्टिस सेट 4/4/2024 का फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर है और सेट ये 10वां हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी से शुरुआत करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन, सेट लगाइए आराम से, धीरे धीरे बताएंगे। तो कह रहा है कि व्यंजन संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है। लगाइए सेट। व्यंजन संधि का इसमें उदाहरण कौन सा है, तो कहेंगे सर करेक्ट आंसर ना ऑप्शन सी हो जाएगा, संगम। कहिएगा सर व्यंजन संधि ये कैसे है, तो इसका संधि विच्छेद होता है सम जोड़ गम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए व्यंजन वर्ण है और यहाँ पर भी व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण के मेल को व्यंजन संधि ही बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। कर्मधारय समास मतलब 3 में है, किस में नहीं है वो पूछ रहा है। तो देखने से ही पता चला सर ये चौपाई यानी कि यहाँ पर सर काउंटिंग आ गया है, जिसमें गिनती की संख्या वगैरह आता हो उसको हम लोग कहते हैं द्विगु समास। तो ये वाला हो जाएगा द्विगु समास। बाकी सब में क्या है, ये है कर्मधारय समास, जिसमें विशेष विशेषण उपमेय उपमान वाला बोध हो। तो आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है कि कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है। लगाइए आंसर, कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है। तो कहिएगा सर इसका आंसर ना ऑप्शन ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अच्छा, कौन सा तत्पुरुष समास, तो देखिए कवि श्रेष्ठ का जब आप समास वगैरह करिएगा ना, तो इसका मतलब होता है कवियों में श्रेष्ठ। क्या बोलेंगे, कवियों में श्रेष्ठ। तो मतलब यहाँ पर में आया है, कौन सा हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। में या पर किस में आता है, अधिकरण कारक में आता है ना, तो अधिकरण तत्पुरुष समास बोलेंगे। कवि श्रेष्ठ हो गया, इसके अलावा आपसे हो सकता है मुनि श्रेष्ठ पूछे, कुल श्रेष्ठ पूछे, तो इन सब में क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपका गद्यांश वाला। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपका प्रश्न, कहता है कि आलम आरा फिल्म के नायक और नायिका कौन थे। और यदि आपको नहीं पता है वैसे तो यहाँ पर गद्यांश पढ़ लेना चाहिए, गद्यांश में इनका नाम दिया हुआ है। तो देखिएगा इसके बारे में। कहता है कि पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, आलम आरा। तो ये याद रखिएगा, ये एकदम जेन्युइन जो भी इसमें लिखा है वो सही है। ठीक है ना, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके जीके के तौर पर कि पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, आलम आरा। कह रहा है कि बनाने वाले अर्देशीर एम ईरानी थे और वे ही सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक थे। उन्होंने बॉलीवुड की शो बोट फिल्म से प्रेरणा लेकर इस फिल्म का निर्माण किया था। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा जगत में क्रांति ला दी थी। उस समय ना तो कोई गीतकार था ना ही कोई संगीतकार। उन्होंने फिल्म के लिए गानों की धुनें स्वयं ही चुनी। इस फिल्म के जो संगीत में केवल 3 वाद्य यंत्र, कौन कौन सा, तबला, हारमोनियम और वायलिन का ही प्रयोग किया गया था। इसके अलावा देखिएगा क्या लिखा हुआ है। कहता है कि आर्देश्री की कंपनी ने भारतीय फिल्म उद्योग के लिए 150 से अधिक मूक माने कि जिसमें आवाज़ नहीं हो वो वाला फिल्म, तो मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। इस फिल्म में भविष्य के कई स्टार और टेक्नीशियन या फिर तकनीशियन बोल सकते हैं भी दिए। इस फिल्म की नायिका कौन, जुबैदा, और नायक कौन थे, विट्ठल थे। बाकी इसके आगे का भी आप पढ़ लीजिए। इनके अतिरिक्त इस फिल्म में सेहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे कलाकार भी थे, जो आगे चल करके फिल्म उद्योग को जो है काफ़ी ऊंचाइयों तक ले गए। तो कह रहे हैं नायिका का नाम क्या था, जुबैदा, और नायक का नाम था विट्ठल। तो क्वेश्चन आपका यहीं से है। कहता है आलम आरा के फिल्म के नायक नायिका कौन थे। तो नायक थे कौन सा, कहेंगे सर विट्ठल, और नायिका का नाम था जुबैदा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा यहाँ पर क्या कर रहा है। कहता है गिलास नीचे गिरा और टूट गया। तो बताइए ये जो वाक्य है इसका संयुक्त वाक्य में रूपांतरण क्या हो जाएगा। देखिए गिलास नीचे गिरा, संयुक्त वाक्य किसको कहते हैं, जिसमें कि 2 उपवाक्य हो और समुच्चय बोधक शब्द से, जैसे और हो गया, या हो गया, किंतु, परंतु, इन सब जैसे वर्ड से जुड़ा हुआ हो। तो देखिए गिलास नीचे गिरा, इसका एक अलग अर्थ निकल रहा है ना, एक वाक्य ये हो गया। कहता है टूट गया, ये भी एक अलग वाक्य है और शब्द से जुड़ा हुआ है। तो ये तो सर पहले से लग रहा है कि संयुक्त वाक्य है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, कहेंगे सर गिलास नीचे गिरा और टूट गया, इसका संयुक्त वाक्य बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो ये ठीक है, आपको यही ए लगाना है और आपका आंसर भी ए ही होगा। लेकिन यदि आप, ये हो सकता है यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुआ हो, ये पूछ रहा होगा मिश्रित वाक्य में रूपांतरण, लेकिन वापस से संयुक्त ही पूछ दिया गया है, मिस प्रिंटिंग होता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि गिलास नीचे गिरकर टूट गया या गिलास नीचे गिरते ही टूट गया। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सरल वाक्य। ठीक है, इसमें कोई यहाँ पर झोल वगैरह नहीं आपको देखने को मिलेगा। इसको सरल वाक्य या सिंपल वाक्य बोलते हैं। और जो मिश्रित वाक्य आपको बोल रहे थे, मिश्रित वाक्य में क्या होता है मेरे भाई, इसमें एक अलग शब्द आपको मिलेगा, जैसे की। लिख लीजिए कहीं पर अगर आपको अंतर समझना हो तो, की मिलेगा, जो मिलेगा, क्योंकि मिलेगा, है ना, क्योंकि मिलेगा, या फिर यदि मिलेगा,
किंतु नहीं, किंतु तो उसमें आता है, यदि मिलेगा तो मिलेगा, एक मिलेगा जैसे जैसे वैसे वैसे, इस प्रकार से मिलेगा जैसे जैसे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है ना कि जैसे ही गिलास नीचे गिरा वह टूट गया। देख रही है, जैसे और वह एक दूसरे का कॉम्बिनेशन में है कि जैसे ही गिलास नीचे गिरा वह टूट गया। तो इसको कहते हैं मिश्रित वाक्य, एक दूसरे से मिला हुआ रहता है। इसमें कोई उपवाक्य आपको अलग अलग नजर नहीं आएगा, लेकिन संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य अलग अलग नजर आएगा। और बीच में शब्द किस प्रकार से रहेगा संयुक्त वाक्य में, तो इसका भी शब्द आप लिख लीजिए। आपको मिलेगा जैसे और, जो कि यहाँ पे और दे रखा है, ये वाला और मिलेगा, या आपको मिल सकता है या आपको मिलेगा किंतु, या आपको मिलेगा परंतु, है ना, परंतु, या आपको मिल सकता है हो सके अथवा, या आपको मिल सकता है इसलिए। ये सब किस में आएगा, संयुक्त वाक्य में आएगा, ठीक है ना। और मिश्रित वाक्य में क्या क्या होता है वो आपको यहाँ पर हम लिखा दिए, ये सब आप ध्यान में रखिएगा। सरल वाक्य तो बिल्कुल सिंपल होता है, उसमें कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि परीक्षाएं समाप्त हुई और हम घूमने चले गए। ये वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण क्या होगा। बिल्कुल आपको लग रहा है कि सर यहाँ पर और लगा हुआ है और एक अलग अलग अर्थ इसका निकल रहा है, ये पहले से क्या है संयुक्त वाक्य है, पूछ रहा है मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा। इसी प्रकार से वहां पर पूछना चाहिए, लेकिन मिस प्रिंटिंग हुआ है। अब बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, देखते ही क्या पता चल रहा होगा, कहेंगे सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम घूमने चले गए। देखिए यहाँ पर जैसे और वैसे के जैसा कॉम्बिनेशन बना ना, ये इसी में होता है मिश्र वाक्य में, ठीक है। कह रहा है कि मिश्र वाक्य में क्या रूपांतरण हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको वापस थोड़ा सा इधर हम लोग कर लेते हैं, है ना, कुछ इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्रोबेशन पीरियड का परिभाषिक यानी कि हिंदी परिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा, प्रोबेशन पीरियड, तो इसका मतलब होता है परिवीक्षा काल, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एरिया का अंग्रेजी परिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा, तो एरिया माने क्षेत्र होता है, पता होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कहता है टांग अड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, बताइए। टांग अड़ाना, टांग अड़ाना मतलब होता है अड़चन डालना, है ना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अशुद्ध वाक्य बताइए। 3 इसमें शुद्ध मिलेगा, 1 अशुद्ध, दिमाग लगाइए। शिष्यज्ञ के लिए लकड़ी लाया, वह शहर के खिलौने लाकर बेचता है। लड़की झूले से गिर गई, राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। इसमें 3 अशुद्ध है, देखिए सॉरी 3 इसमें शुद्ध है। अशुद्ध देखिए यहाँ पर आपको कौन सा मिलेगा, कहेंगे सर बी बिल्कुल सही है। देखिए कैसे, कहेंगे वह शहर के खिलौने लाकर बेचता है। शहर का कोई स्पेशल खिलौना थोड़ी ना होता है, हम ये भले बोल सकते हैं कि वह शहर के खिलौने ना बोल करके कहेंगे वह शहर से खिलौने लाकर बेचता है। क्या बोलेंगे, वह शहर से खिलौने लाकर, हो सकता है गांव वगैरह में छोटे इलाकों में बेचता हो, तो लाइन क्या बनेगा कि वह शहर से खिलौने लाकर बेचता है। ये नहीं कहेंगे कि शहर के खिलौने लाकर, शहर के खिलौने इसका मतलब कि वह शहर का फेमस खिलौना है, तो ऐसा नहीं होता है, शहर से बोलेंगे। करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है। और आपको लग रहा है कि सर ऑप्शन ए भी तो सर हो सकता था, शिष्यज्ञ के लिए लकड़ी लाई है, तो सर अशुद्ध लग रहा है। तो अशुद्ध नहीं है, शिष्यज्ञ माने क्या हो गया कि शिष्य जो है वो यज्ञ के लिए लकड़ी लाया, तो ये सही लाइन है, मिला करके शिष्यज्ञ बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आते हैं, देखिए यहाँ पर कहता है कि 2 ताकतवर लोग इस चीज को गिरा पाए। बताइए कौन सा यहाँ पर पदबंध लगा हुआ है। 2 ताकतवर लोग, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, सर्वनाम या संज्ञा। तो ताकतवर क्या दिखाता है, मतलब सर विशेषता दिखाता है, तो कहिएगा सर विशेषण पदबंध, लेकिन आपका ये आंसर नहीं होगा। कहिएगा सर कैसे, तो देखिएगा आपको ना लास्ट लाइन को देखना है कि यहाँ पर देखिए लोग शब्द आया हुआ है। लोग क्या है, एक प्रकार का संज्ञा है, तो किसी भी पदबंध का ना लास्ट शब्द जरूर देखिएगा, वहां पर यदि कोई संज्ञा हो या फिर कोई विशेषण हो तो वो वाला पदबंध ज्यादा आपको सबसे पहले मतलब उस पर देखना है कि उससे रिगार्डिंग ऑप्शन में दिया हुआ है कि नहीं। तो लोग हो जाएगा संज्ञा पदबंध, तो इससे भी ज्यादा आपको इस पर जो है जोर डालना है, तो संज्ञा पदबंध आपका यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है ना। संज्ञा पदबंध, लोग क्या है यानी ताकतवर तो दिखा रहा है, लेकिन किसके बारे में कह रहा है, लोग के बारे में, तो मेन हो जाता है यहाँ पर ना, प्रधान हो जाता है लोग, तो करेक्ट आंसर सी होगा, संज्ञा पदबंध उसको बोलेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि वह नृत्य देख रहा है, प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। कौन सा ये वाक्य है, वह नृत्य देख रहा है, तो भाई नृत्य कौन देख रहा है, देख रहे हैं मतलब पूरा कार्य का जोड़ किसके ऊपर पड़ रहा है, कहेंगे सर यानी कर्ता के ऊपर पड़ रहा है। कर्ता यहाँ पर कौन है, वह, तो वह हो जाएगा, यानी कर्ता के ऊपर पड़ रहा है तो कहेंगे कर्तृवाची। वह नृत्य देख रहा है, कौन देख रहा है, वह देख रहा है, वह हो जाएगा कर्तृवाची। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सलमा घर जाती है, एक ऐसा वाक्य है। सलमा घर जाती है, सिंपल वाक्य नहीं लग रहा है आपको, कहेंगे हाँ सर, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सरल वाक्य, सिंपल वाक्य, ये सलमा घर जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत का चौमुखी विकास हो रहा है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति लगी हुई है, बताइए।
तो अभिधा कब होता है सर? जब सिंपल हो, कोई चेंजिंग ना हो, है ना। जैसे घोड़ा घास खा रहा है, गधा घास चर रहा है, या फिर मोहन घर जा रहा है, जिस प्रकार से वो वाक्य था, अगर कहेगा वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति लगी हुई थी, जो अभी पीछे कराए हम लोग क्लास, है ना, सॉरी पीछे जो क्वेश्चन देखे, तो उसमें कौन सा शब्द शक्ति हो जाएगा? तो कहेंगे अभिधा शब्द शक्ति। लक्षणा में क्या होता है, थोड़ा सा अर्थ थोड़ा सा अलग निकलता है। जैसे भारत का चौमुखी विकास हो रहा है, मतलब चौमुखी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, चारों ओर विकास हो रहा है, तो यही हो जाएगा लक्षणा वाला। और व्यंजना में तो काफ़ी ज़्यादा जोर देकर के समझना होता है, तब लगाएंगे व्यंजना। अभिधा सिंपल होता है, ये थोड़ा सा हार्ड होता है, और व्यंजना में काफ़ी ज़्यादा जो दिमाग पे जोर पड़ता है ना, उसको समझने के लिए थोड़ा और उसका विशेष अर्थ निकलता है। तो आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि राम ने मोहन से कहा, तुम्हारे चेहरे से सठता झलक रही है। मोहन ने तत्काल उत्तर दिया, ओह तो मेरा चेहरा क्या दर्पण है, ओह तो मेरा चेहरा दर्पण है। इस वार्तालाप में किस प्रकार की शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? मतलब राम मोहन से कह रहा है कि भाई तुम्हारे चेहरे से तो सठता मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि दुष्टता झलक रही है। तो मोहन तत्काल उत्तर देता है, ओह तो क्या मेरा चेहरा दर्पण है जो तुमको उसमें दुष्टता दिखाई पड़ रहा है, आईना है क्या? मतलब देख रहे हैं, एक विशेष अर्थ निकल रहा है यहाँ पर। तो चेहरा ना तो कभी आईना हो सकता है ना, चेहरा आईना भी नहीं है, लेकिन कह रहा है क्या मेरा चेहरा आईना है, और यहाँ पर कह रहे चेहरे में दुष्टता झलक रही है। तो एक विशेष अर्थ यहाँ पर निकल रहा है, तो ना अभिधा होगा यहाँ पर और ना ही लक्षणा होगा, तो विशेष अर्थ निकले उसको हम लोग व्यंजना कहते हैं। कौन सा शब्द शक्ति हो जाएगा यहाँ पर? व्यंजना। समझ गए? आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते। कहते हैं तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, कौन सा अलंकार है बताइए? कहिएगा सर यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। देखिए तो है ना, कितनी बार आया हुआ है, वर्णों की पुनरावृत्ति हुई है, कहेंगे सर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, सिंपल है। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, कौन सा अलंकार है बताइए? तो कहेंगे सर यहाँ पर हो जाएगा उल्लेख अलंकार। कभी नहीं सुने होंगे मेरे ख्याल से मेरे क्लास में। उल्लेख अलंकार यहाँ पर क्या होता है समझिएगा। जैसे आपसे यदि कहा, जैसे जब किसी एक ही व्यक्ति का या एक ही वस्तु का वर्णन अलग अलग रूपों में जैसे किया जाए, कहता है तू रूप है किरण में, किसी एक व्यक्ति, तू रूप मैंने भगवान के लिए भी, आप अपने प्रेमिका के लिए भी इस प्रकार से शब्द इस्तेमाल करते हैं, या कई सारे लोग भगवान के लिए इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि भाई तू रूप है किरण में, जिस भी देवी देवता को अपना मानता हो, और सौंदर्य है सुमन में, तो उसी देवी देवता को देख रहे हैं दो तरह से बड़ाई किया जा रहा है। तो एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का वर्णन अलग अलग तरीके से किया जाए तो उसमें होता है उल्लेख अलंकार। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर करें निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार नहीं है? देखिए शब्दालंकार के मूल रूप से तीन भेद होते हैं। एक होता है श्लेष अलंकार जो कि यहाँ पर दे रखा है, इसके अलावा अनुप्रास अलंकार और होता है यमक अलंकार। तो अनुप्रास और यमक तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जब उसमें आगे पढ़िएगा तो उसकी डिटेल में थोड़ा सा कहीं कहीं पे वक्रोक्ति अलंकार भी आता है। कौन सा अलंकार? वक्रोक्ति अलंकार आता है। इसके अलावा आपको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी मिलेगा। तो ये कुछ अलग से होते हैं, ठीक है, कुछ अन्य अलंकार होते हैं, उसके मतलब भेद होते हैं शब्द अलंकार के। तो यहाँ पर वक्रोक्ति तो हो जाएगा और श्लेष हो जाएगा यहाँ पर शब्द अलंकार के ही अंतर्गत। और वीणा नाम का कोई अलंकार होता नहीं है, ये तो वीणा जैसे ही ऐसे वैसे लिख दिया, वीणा नाम का कोई अलंकार ही नहीं होता है। तो ये ऑप्शन भी छट गया, ये भी छट गया, ये भी छट गया, बच गया उपमा। तो उपमा हो जाएगा यहाँ पर, शब्द अलंकार के कारण कौन सा भेद नहीं है, तो उपमा हो जाएगा आंसर आपका सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं बड़े न हुजे गुणन विनु विरद बड़ाई पाए, कहत धतुरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है बताइए? देखिए जब किसी सामान्य कथन का ना विशेष कथन या फिर किसी विशेष कथन का सामान्य कथन से तुलना किया जाए, जैसे यहाँ पर समझिएगा कि बड़े न हुजे गुणन बिनु विरद बड़ाई पाए, मतलब कहा जाता है कि बिना बड़ा व्यक्ति बने कोई गुणवान आपका कोई गुण आपका नहीं गाएगा। जैसे कहता है कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए, माने धतूरा माने कनक माने सोना भी होता है और कनक माने धतूरा भी होता है। कनक माने क्या होता है? सोना, और कनक माने धतूरा। तो धतूरा से कभी गहना गढ़ा जा सकता है? नहीं। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार की बिना बड़ा हुआ इंसान कोई उसका बड़ाई नहीं करता है। तो मतलब यहाँ पर होगा कौन सा अलंकार? तो कहेंगे सर यहाँ पर होता है अर्थांतर न्यास अलंकार। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कुछ कुछ अलग अलग अलंकार आ रहे हैं आज के क्लास में, क्योंकि इससे पहले इस प्रकार का अलंकार आपको कराए नहीं है। तो ध्यान रखिएगा ना कि जब किसी सामान्य कथन को, ये नॉर्मल कथन है ना, ऐसे लोग बोल देता है ना कि भाई कोई बड़ा व्यक्ति तभी तक उसका बड़ाई कोई नहीं करता जब तक वो है ना कोई बड़ा लोग ना बन जाए, नॉर्मल व्यक्ति। तो ये तो सिंपल वाक्य, इस प्रकार से तो मुहावरे का इस्तेमाल भी करते हैं लोग। तो इसका तुलना जब किसी विशेष अर्थ से किया जाए, जैसे यहाँ पर किया गया है, तो वहीं पर होता है अर्थांतरान न्यास अलंकार। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते हैं रति रति शोभा सब रति के समीर की, कौन सा अलंकार है?
आपको लग रहा है सर रॉ सर यहाँ पर भी रॉ आया सर, अनुप्रास कहीं पर है सर, ऑप्शन में अनुप्रास अलंकार लगा देंगे, गलत हो जाएगा। समझिएगा, देखिए अनुप्रास यहाँ पर थोड़ा सा आपको अंतर हम समझाने का प्रयास करते हैं। आज के क्लास में एक लड़की कमेंट भी कर रही थी कि सर हमको रूपक अलंकार और यमक अलंकार में अंतर ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए अच्छे से समझिएगा, रूपक अलंकार किसको कहते हैं, यानी कि जो उपमेय और उपमान में कोई खास भेद नहीं होता है, जैसे कि चरण कमल। चरण कमल क्या है, यानी चरण का तुलना कमल से किया गया है। जैसे चरण कमल के अलावा चंद्रमुखी कह दे, है ना, चंद्रमुखी मतलब चंद्रमुखी क्या हो जाएगा, चंद्रमा के जैसा मुख का तुलना किया गया हो कि फेस जो है चंद्रमा के जैसा है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा, सिंपल एकदम से डायरेक्ट तुलना किया जाए तो होता है रूपक अलंकार। यमक अलंकार किसको कहते हैं समझिएगा, जैसे एक ही शब्द कई बार आए और हर बार उसका अलग अलग अर्थ निकले। जैसे आपको बोले थे ना, कनक कनकते 100 गुनी, कनक कनकते 100 गुनी, ये वाला आप कहीं ना कहीं लाइन पढ़े होंगे। तो कनक माने क्या होता है, एक कनक माने होता है धतूरा और एक कनक माने होता है सोना, मतलब एक ही शब्द कई बार लिखा गया है और हर बार अर्थ अलग है। यहाँ पे कनक माने धतूरा है, यहाँ पे कनक माने क्या है, सोना है, तो होता है यहाँ पर यमक अलंकार। ठीक है, यमक वाला भी समझ गए। इसी प्रकार से एक होता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द होता है, उसका हर बार मतलब यूज नहीं होगा, बस एक ही जगह कहीं पर होगा, लेकिन उसका कई सारा अर्थ निकल जाएगा। एक ही शब्द का कई सारा अर्थ निकले तब उसको बोलते हैं श्लेष अलंकार। लेकिन एक ही शब्द कई बार लिखा गया हो लाइन में और हर बार अर्थ अलग अलग निकले तब होता है यमक अलंकार। और बीच में कोई यदि अलगाव वाला बोध ना हो, बस सिंपल डायरेक्ट एक दूसरे से तुलना किया जाए, होता है रूपक अलंकार। समझ गए ना, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, रति रति शोभा रति के शरीर की, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो देखिए यहीं पर है रति रति, देखिए इसका अर्थ अलग होता है और यहाँ पर रति का अर्थ अलग है। यहाँ पर रति रति माने क्या हो रहा है जानते हैं, थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर रति माने क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पर रति का मतलब हो रहा है कामदेव की पत्नी को कहा जाता है रति। ठीक है, कामदेव की पत्नी का नाम क्या है, रति। तो कामदेव की जो पत्नी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, यानी कि देखने में उसका एक अंग अंग उसका बहुत सुंदर लगता है देखने, वही कह रहा है। थोड़ा थोड़ा कहने का मतलब अंग अंग, उसके अंग का थोड़ा थोड़ा हिस्सा भी पूरा चमकदार दमकदार या कहें बहुत ज़्यादा सौंदर्य फील होता है देखने में, तो उसी के बारे में ये चर्चा किया गया है। तो यहाँ पर रति का माना होता है थोड़ा थोड़ा और यहाँ पर रति का माना हो रहा है कामदेव की पत्नी। लिख लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कामदेव की पत्नी। तो देख रहे हैं ना, शब्द एक ही है जो कि कई बार इस्तेमाल किया गया है इस लाइन में, लेकिन हर बार अर्थ अलग अलग निकल रहा है। बताइए कौन सा अलंकार होगा, तो अभी आपको बताया वहीं पर होता है यमक अलंकार। समझ गए ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। यदि समझ में नहीं आता हो फिर भी, तो जो यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है इसको डायरेक्टली ध्यान रखें ना कि रति रति शोभा में सर बताए थे यमक अलंकार होता है, इस प्रकार से याद कर लीजिए। कितना अलंकार हो जाएगा, अलंकार से कितना क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी जो याद रह जाता है ठीक है, जिसमें सा से सी समसमाना आता है, उपमा अलंकार होता है, ये सब तो सिंपल है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनहु जनहु ये सब शब्द आता है, ये सब तो बना लीजिएगा। जो याद नहीं होता है उसको सिंपली याद रख लेंगे कि भाई इससे ज़्यादा बाहर क्या ही पूछेगा, है ना। बाकी एक दो सवाल छूटेगा तो भाई सबका छूटता है, उतना टेंशन लेके सारा क्वेश्चन यदि भूल जाए तो फिर वो तो बेकार हो जाएगा ना। तो जो याद रहता है उसको याद रख लीजिए। अलंकार थोड़ा सा होता ही है टेढ़ा, ठीक है ना। बाकी जो हम तो फिर भी बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। आइए अच्छा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर करा कि कालिंदी कुल कदम्ब की डारिन में कौन सा अलंकार है। एक दो दिन बाद हम बाहर जाने वाले हैं, तो इस प्रकार से पूरी तरह से डिटेल में तो नहीं समझा पाएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कोशिश यही करेंगे कि फटाफट जो भी हो कम से कम जितना हो सके। वैसे तो सारे क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रिपीट ही होते रहता है, समझने का तो समझ ही जाइएगा। एक दो क्वेश्चन जो हार्ड रहेगा ज़्यादा वो समझाते चलेंगे, ठीक है ना। बाकी इतना डिटेल में अब नहीं समझाएंगे क्योंकि समय भी काफ़ी कम बचा है और हमको भी काम से मेरे भाई बाहर जाना है, ठीक है। तो हो सकता है 2-4 दिन समय उधर लग जाए, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं बिल्कुल कि आपका क्लास रुक जाए, क्योंकि समय काफ़ी कम है और आप सभी के लिए अभी ज़रूरी है ये प्रैक्टिस सेट लाना। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी कम से कम सारा क्लास आप सभी को करा ही दें एग्जाम से पहले, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भले थोड़ा सा कम समझाएंगे वो अलग चीज़ है, ये जरूरी नहीं कि मेरा समझाया हुआ सेम टू सेम आएगा, लेकिन जितना समझा चुके हैं वो मैक्सिमम है। आप सभी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि कितना दिन से पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं आप सभी को, है ना। तो यहाँ पर बताइएगा कौन सा अलंकार हो जाएगा, कालिंद कुल कदम डारिन। तो देखने से पता चलो सर क सर कई बार इस्तेमाल किया गया है, कौन सा अलंकार हो जाएगा भाई मेरे, कहेंगे सर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। सिंपल है, याद रहेगा ना ये वाला। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर कह रहा है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, बताइए छंद कितने प्रकार के होते हैं। कहेंगे सर जी छंद टोटली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मात्रिक छंद, एक होता है वर्णिक छंद और एक होता है मुक्तक छंद, ठीक है। या मुक्तक ही बोलते हैं, मुक्त नहीं मुक्तक ही बोलेंगे। तो लिख लीजिए यदि आपको लिखना हो। मात्रिक छंद, एक होता है वर्णिक छंद और एक होता है मुक्तक छंद, कुछ इस प्रकार से। तो टोटली 3 होते हैं छंद के प्रकार।
अगले क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, कहता है कोई भी छंद किससे विभक्त रहता है। तो कोई भी छंद विभक्त रहता है चरणों और यति दोनों से, तो करेक्ट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन कहता है वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि तो हो जाएगा आपका चंदवरदाई। क्या होगा, चंदवरदाई। करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, वीर गाथा काल के कवि। लास्ट क्वेश्चन हिंदी का, यहाँ पर कह रहा है कि किला कार्य में नेह निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं। कौन सा रस है इसमें बताइए, करा चुके हैं पिछले क्लास में, कौन सा रस है। यानी बच्चे जो है या फिर माँ और बाप जो होते हैं अपने बच्चे के प्रति स्नेह भरे भाव से देख रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, वात्सल्य। यानी कि बच्चों के प्यार वाला भाव जहाँ पर उत्पन्न हुआ वहाँ पर वात्सल्य अलंकार होता है। किलक अरे मैं नेह निहारूं, मैंने तुम्हारी हंसी पर मुझे नेह ऐसा फील हो रहा है, तुम्हारा दांत मोती के जैसा चमक रहा है ना, तो वात्सल्य रस होता है। बच्चा वाला जहाँ पर आएगा ना, बच्चे के प्यार वाला, वात्सल्य रस लगाए। वात्सल्य मैंने समझिए ना, सीधा बच्चा होता है, ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा आपका। साइंस से हम लोग यहाँ पर देखते हैं अब अगला क्वेश्चन साइंस का ही। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में कौन सी क्रांति ने खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि एवं सहयोग किया। खाद्यान्न उत्पादन में तो हरित क्रांति ने किया था, सभी को पता होगा, है ना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। हरित क्रांति से एक दो सवाल और याद रखिएगा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से होता है। भारत में तो लिखिए पहले, भारत में यदि पूछा जाए कहाँ से होता है तो कहेंगे सर जी पंजाब से। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो होता है वो कब से कब होता है, 1966 से लेकर के 67 के बीच स्टार्ट होता है भारत में, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, हाँ, तो कहेंगे सर एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन, ये भी याद रखिएगा। लेकिन ऑल ओवर यदि पूछा जाए कि पूरी दुनिया भर का, है ना, हरित क्रांति के जनक किसे माने जाते हैं, तो नॉर्मन बोरलॉग को, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, ध्यान रहेगा ना। तो ये दोनों याद रखिएगा। पूरे विश्व भर में पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग, लेकिन भारत में यानी भारत में हरित क्रांति को लाने वाला कौन था, एम.एस. स्वामीनाथन। पंजाब से इनकी शुरुआत होती है 1966 से 67 के बीच, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें विशेष करके कौन सा फसल का उत्पादन बढ़ा था, तो कहेंगे सर गेहूं का उत्पादन बढ़ा था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन जो हम लोग सांस लेते हैं उसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें होता क्या सर, इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल समझिएगा तो ज़्यादातर फिजिक्स में इस्तेमाल होता है। यहाँ पर समझिएगा उपचयन किसको कहते हैं, माने इसमें इनपुट के रूप में हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और हमारे शरीर में पहले से ग्लूकोज रहता है, तो ये दोनों हमारा इनपुट हो गया। आउटपुट के रूप में क्या निकलता है, तो CO2 जिससे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं सांस के रूप में, प्लस में जल उत्सर्जित होता है। इसके अलावा क्या निकलता है, हमारे शरीर में ऊर्जा बनता है। ऊर्जा किस रूप में बनता है, कहेंगे सर ATP के रूप में निर्माण होता है। ये श्वसन के क्रिया के दर ही होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा का भी निर्माण होता है, ठीक है। ATP का कई बार फुल फॉर्म पूछा गया, थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, TRIPHO, फॉस्फेट का स्पेलिंग पर कैसे हो जाएगा ना, फॉस्फेट, तो ध्यान रखिएगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको बोलते हैं। ATP के रूप में हमारा शरीर जो है ऊर्जा का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में किसे फल को पकाने के लिए, तो C2H4 को, ये तो सिंपल है, एथिलीन का फॉर्मूला है। अगला देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक उपधातु है। उपधातु कौन है, तो कहेंगे सर इस सिलिकॉन हो जाएगा उपधातु, ठीक है, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण हो उसी को उपधातु कहते हैं। उपधातु टोटली कितने हैं, तो कहेंगे सर टोटली 7 हैं। कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा, एक तो है बोरोन, ठीक है, बोरोन का संकेत B होता है। इसके अलावा सिलिकॉन Si हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हो जाएगा जर्मेनियम, जिसको हम लोग Ge से डिनोट करते हैं। इसके अलावा हो जाएगा आर्सेनिक, जिसको AS से डिनोट करते हैं। इसके अलावा हो जाएगा एंटीमनी, है ना, जिसको SB से डिनोट करते हैं, एंटीमनी, है ना, SB से डिनोट करते हैं। एक होता है पोलोनियम, जिसको PO से डिनोट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, और एक और कौन सा है, टेल्यूरियम एक है, TE से डिनोट किया जाता है, टेल्यूरियम। तो टोटली 7 हैं उपधातु, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सिलिकॉन वाला है जो हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर, कहता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में DNA होता है, बताइए। देखिए एक होता है, पिछले क्लास में बताया है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो समझिए, पहले हो जाएगा प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है सर, इसमें ये ज़्यादातर ना एक कोशिकीय जीव के लिए आता है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गया, बैक्टीरिया वगैरह के लिए इसी के अंतर्गत है प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में बहुकोशिकीय जीव आता है, जितने भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ये इंसान वगैरह सब इसी में आता है, ठीक है ना, पेड़ पौधे कई सारे सब इसी में आते हैं।
जिसमें एक कोशिका वाला अमीबा वगैरह, ये बैक्टीरिया वगैरह ये सब इसमें आता है। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक वाला कोशिका वाला जीव होता है उसमें केवल 70S राइबोसोम यानी सिर्फ छोटा वाला राइबोसोम। जो प्रोकैरियोटिक वाला होता है इसमें 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम और कई सारे कोशिकांगक पाए जाते हैं। इसमें जो है कोई कोशिकांगक नहीं पाया जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें ना इसका जो केंद्रक होता है उसमें झिल्ली नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक वाला में, और यूकैरियोटिक वाला में जो केंद्रक होता है उसके चारों तरफ झिल्ली पाया जाता है। इसलिए सवाल पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है और इसमें वास्तविक केंद्रक मौजूद होता है। मतलब क्या, केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली हो उसको कहते हैं वास्तविक केंद्रक, ना हो तो अवास्तविक बोला जाता है। सवाल पूछ रहा है आपका क्या, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कैसा होता है? तो प्रोकैरियोटिक सर ये वाला एक कोश क्या वाला बोल रहा है सर, उसमें कोशिका झिल्ली चारों तरफ घिरा हुआ नहीं होता है। किस ऑप्शन में है? तो कहेंगे सर ऑप्शन डी में यहाँ पर दिख रहा है, परमाणु का जो है इसका झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? आइए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर कह रहा है कि छुई मुई के जो पौधे होते हैं इसका पत्तियाँ झुकना किसके कारण होता है? जैसे ही टच करिएगा ना छुई मुई का पौधा तुरंत झुक जाता है। तो ये होता है टर्गर दबाव के कारण या फिर स्फीति दबाव में परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। यही वाला ऑप्शन स्फीति ना लिख करके कहीं कहीं पे आपको टर्गर दबाव मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा यही होगा आंसर उसका। एक हार्मोन रिलीज करता है, तुरंत से मुरझा जाता है, उसको शर्म लगता है। क्या बात है ना? पेड़ पौधे भी ऐसे होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ओजोन परत में ह्रास इनमें से किसके कारण होता है? तो ओजोन परत में ह्रास तो भाई CFC है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रहा है, तो पता होगा आप सभी को। तो डी आंसर हो जाएगा। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं, है ना, लेकिन इसके दौरान बनता क्या है, ऑल ओवर जाकर के CFC ही बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित निम्नलिखित में से किस अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है? रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है? तो देखिएगा पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा रक्त में कैल्शियम की मात्रा हो। कैल्शियम के अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि मैग्नीशियम की मात्रा हो, मैग्नीशियम लिख लीजिए, मैग्नीशियम की मात्रा हो, हमारे शरीर में कौन उसका जो है कंट्रोल करता है? पैराथायराइड ग्रंथि। या फिर आपसे पूछा जाए फास्फोरस की मात्रा, तो ये सब जो है पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा ही नियंत्रण होता है। एक है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि के द्वारा तो मेटाबॉलिज्म की क्रिया वगैरह संचालित होती है, तो ध्यान रखिएगा ये सारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष स्त्रीकरण की एक विधि है ना? तो कहेंगे सर पुरुष नसबंदी, जिसको वेस्कोटॉमी बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, अच्छा न्यूमेरिकल वाला है, देखते हैं। कहता है 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस की त्वरण जो है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो 2 सेकंड के बाद इसका अगला चाल क्या हो जाएगा? मतलब ये प्रारंभिक चाल और अंतिम वेग वाला, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग वाला फॉर्मूला लगेगा। तो प्रारंभिक वेग वाला फॉर्मूला क्या होता है? कहेंगे सर v बराबर होता है u + at। हर बार करा रहे हैं आप सभी को, तब तक याद हो गया होगा। u क्या है यहाँ पर? कहेंगे सर प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग यहाँ पर क्या दे रखा है? 20 मीटर, 20 यहाँ पर लगाइए। अच्छा मीटर में है और सेकंड कह ही रहा है, और सारा मान देखिए मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है ही, तो बदलना है नहीं किसी को। नॉर्मली जो मिलेगा ना आपको न्यूमेरिकल में वो सेम मान मिलता है, मतलब मीटर प्रति सेकंड में देगा तो मीटर प्रति सेकंड में ज़्यादातर सेम मान में ही मिलता है। 20 प्लस यहाँ पर लगा दीजिए। ए क्या है सर? त्वरण, एक्सीलरेशन देखिए कितना दे रखा है, कहता है बस का त्वरण जो है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पर 4 लगाइए। और इधर क्या है मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? टी सर 2 सेकंड का 2 लगा दीजिए यहाँ पर, तो 4 दूना कितना हो गया? कहेंगे सर 8, और यहाँ पर प्लस है बीच में, दोनों जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 28। 28 क्या निकलेगा? मीटर प्रति सेकंड, है ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? वाणिज्यिक इकाई जिसको आप लोग बोलते हैं। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है सर यूनिट, और किलोवाट घंटा उसी को बोलते हैं। माने किलोवाट घंटा कह लीजिए या फिर इसको 1 यूनिट कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। 1 यूनिट कह लीजिए, या फिर ऑप्शन में आपको कहीं पे इकाई भी मिलेगा। पिछले क्लास में एक बार मिला था ना इकाई गलत लिख दिए क्या? इकाई इस प्रकार से होता है, इकाई, है ना, इस प्रकार से होता है। तो इकाई कह लीजिए, यूनिट कह लीजिए, किलोवाट घंटा कह लीजिए, ये ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है जिसमें लोहा भी तैर सके वह कौन सा धातु है? अच्छा लोहा को भी तैरा दे, मरकरी हो जाएगा भाई मेरे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, Hg से जिसको हम लोग डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तन ध्वनि के बीच का कम से कम कितना समय अंतराल का गैप होना चाहिए ना, समय अंतराल कितना होना चाहिए? आंसर आप सभी को पता होगा ये वाला, ठीक है ना, करा चुके हैं, ये सब याद रखना है आपको। 0.1 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सोपानी फार्मिंग यानी सोपानी कृषि वगैरह होता है? तो आप सभी को पता है था ना एक बार क्लास में,
जो पर्वतीय इलाका होता है ज़्यादातर वहीं सोपानी कृषि किया जाता है, ताकि मिट्टी जो है ना वर्षा के पानी की वजह से ढह करके बर्बाद ना हो जाए। तो पंजाब में तो सर ऑलरेडी नदी वगैरह है, तो यहाँ तो होगा नहीं। बिहार में तो सर नहीं होता है, राजस्थान में भी नहीं होगा। तो आंसर सिर्फ उत्तराखंड बचता है, और पर्वतीय इलाका है भी उत्तराखंड पता होगा। इसके अलावा हो सकता है आपसे सिक्किम पूछ ले, सिक्किम में भी सोपानी कृषि होता है। आपका वेस्ट बंगाल में भी होता है, जहाँ पर दार्जिलिंग एरिया पड़ता है ना, जहाँ पर चाय वगैरह की खेती होती है, वहाँ पर भी सोपानी कृषि होता है। इसके अलावा हो सकता है हिमाचल प्रदेश दे दे, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल को किस प्रकार लिखें इस प्रकार, चलिए समझ लीजिए। हिमाचल प्रदेश में यानी ऊंचा वाला जहाँ पर एरिया होता है ना, पर्वतीय एरिया, वहाँ पर सोपानी कृषि होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन ओजोन परत का मुख्य कार्य है? ओजोन परत हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है? आंसर पता आपसे नहीं, अल्ट्रावायलेट से हमें बचाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि वन्य जीव पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण है, क्यों है बताइए? वन्य जीव पारिस्थितिकी तंत्र हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है? तो देखिए, वन्य जीव पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? मतलब ऐसा एक भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर कि जंगल वगैरह जो है अच्छे से जीवन यापन जंगल अपना कर रहा हो, तो उसमें क्या होगा? औषधि का भी निर्माण होगा, है ना, अच्छे अच्छे औषधि उगेंगे यदि वन्य जीव अच्छा हो। इसके अलावा कृषि का महत्व, जब भाई जंगल अच्छा रहेगा तो बारिश भी ठीक ठाक वहाँ के एरिया में होगा, तो कृषि का भी महत्व बढ़ ही जाएगा। और ऑल ओवर जब औषधि बढ़ेगा, कृषि बढ़ेगा, तो मतलब हमारे देश का आर्थिक व्यवस्था भी काफ़ी मजबूत होगा, है ना। तो कहेंगे आर्थिक महत्व भी फिर इंपॉर्टेंट है उसके लिए सर, तो फिर ये भी हो जाएगा। तो ऑल ओवर आंसर आपका डी हो जाएगा। सोच सकते हैं एक पेड़ बचाने से कितना कुछ फ़ायदा है, पूरा देश दुनिया से हम आगे निकल सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें हम लोग को समझ में आता है, सरकार को ये सब समझ में नहीं आता है। अरावली पर्वत ढाएगा, क्या ही बोला जाए उसको। गुस्सा तो इतना आता है ना सरकार के ऊपर, क्या ही बोला जाए। अभी देख रहे हैं ना, SSCGD का पेपर लीक करवा दिया है, पूरा कंप्यूटर वगैरह तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया है। मतलब एग्ज़ाम को मजाक बना करके रख दिया है सारे आयोग ने। कौन सा आयोग रह गया जो एग्ज़ाम लीक ना करता हो? सारे का यही स्थिति हो चुका है। और जो एक दो बचा है जिसके ऊपर भरोसा है, पता ना हो कल न कल वो भी उस प्रकार का नौटंकी करना शुरू कर देगा। किसके ऊपर भरोसा किया जाए? ये DLED वाला आप लोग का खुद जो डेट निकाला जाता है, डेट में खुद कुछ नहीं कर पाता है। हर बार का स्थिति है, डिले कर रहा है, डिले कर रहा है। अभी ग्रुप डी का एग्जाम देख रहे हैं ना, रेलवे का तो ये स्थिति बना हुआ है कि कुछ कहा ना जाए। छोड़िए, क्या ही बोला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए, कहता है भारत का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो भाई टोटली 3 राज्य में हुआ था, ठीक है। 1986 में हुआ था। कब हुआ? 1986 में। 3 राज्यों में हुआ, एक तमिलनाडु में हुआ था, एक महाराष्ट्र में और एक गुजरात में। तो ऑप्शन में सिर्फ गुजरात दे रखा है। इसके अलावा भी आप ध्यान रखिएगा, कहाँ पर कहेंगे सर? तमिलनाडु में, TN लिख देते हैं। इसके अलावा एक गुजरात में, ठीक है ना, गुजरात में भी हुआ है। अरे गजू लिख दिए क्या? गुजरात, GUJ, इस प्रकार से। खैर याद रखिएगा, गुजरात, तमिलनाडु और अरे गुजरात तो लिख ही दिए, महाराष्ट्र होगा, सॉरी, महाराष्ट्र, MH लिखते हैं सिंपली, बस MH। तो गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 1986 में तीनों जगह एक ही बार होता है पवन ऊर्जा का स्थापना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वह कितने वोल्ट या कितने वोल्ट ही बोलेंगे, AC होता है या DC होता है, ये आपको बताना है। तो कहेंगे सर जी ऑप्शन होगा C करेक्ट, 220 वोल्ट का और AC करंट आता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? बता चुके हैं, नरम लोहा का इस्तेमाल होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना है? नॉर्मल जो आँख होता है, स्वस्थ आँख, उसके लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो भाई मैक्सिमम होता है, अनंत। यदि दूर की बिंदु पूछा जाए तो अनंत होता है, लेकिन न्यूनतम यदि पूछा जाए, यहाँ पर क्या पूछ सकता है? एक न्यूनतम वाला पूछा जाता है। क्लास में 9th या 10th में आप लोग पढ़े होंगे ये वाला, है ना, ऑप्टिक्स वाला ज़्यादातर चैप्टर में। तो न्यूनतम यदि पूछा जाए तो 25 सेंटीमीटर होता है। देखिए ये भी आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, मिस प्रिंटिंग कहते हैं, कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि भाई बुक में मिस प्रिंटिंग नहीं हो सकता, ऐसा वैसा। देखिए यहाँ मिस प्रिंट हुआ है ना, ऑप्शन ए में भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर या तो कहीं मीटर दे देना था या यहाँ मीटर कहीं दे देता, दोनों जगह सेंटीमीटर चिप दिया है। देख रहे हैं ना, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? कहीं कोई एक मान लेते हैं न्यूनतम के लिए, ठीक है, 25 सेंटीमीटर आपको याद रखना है। और अधिकतम बिंदु पूछा जाए दूर बिंदु, तो वो अनंत होता है। आइए अगले क्वेश्चन पर, यहाँ से हम लोग कर रहे हैं सोशल स्टडीज़ को स्टार्ट। कहता है अमेरिका का पता बताइए किसने लगाया? तो भाई कोलंबस ने लगाया था, पता होगा। अगला क्वेश्चन कहता है तिलका मांझी को फांसी किस वर्ष दी गई थी? तो भाई भागलपुर में दिया गया था तिलका मांझी को। फांसी कब दी गई थी? कहेंगे सर करेक्ट आंसर C हो जाएगा, 1785 ईस्वी में। और जन्म इसका कब होता है तिलका मांझी का? तो 1750 ईस्वी में, है ना। 35 वर्ष के बाद ही फांसी दे दिया गया था। आदिवासी एक प्रकार से बोल सकते हैं, ये नेता था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? कौन सा देश? तो राष्ट्र संघ का कभी भी सदस्य नहीं था, वो कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन A हो जाएगा।
आइए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर करें द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का ब्रिटेन के प्रति रवैया कैसा रहा। कांग्रेस का ब्रिटेन के प्रति, भाई विरोधी था एक दूसरे का ना, तो कहेंगे हाँ सर विरोधी का है ना, रवैया कैसा था एक दूसरे का, विरोधी का। देखिए द्वितीय विश्व रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, पूछेगा कि तत्कालिक कारण क्या था, आपसे पूछा जाएगा तत्कालिक कारण क्या था द्वितीय विश्व युद्ध का, क्यों युद्ध छिड़ गया। तो लिखिएगा जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण हो गया था ना, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया गया था, पोलैंड पर आक्रमण, ध्यान रखिएगा, ये तत्कालिक कारण था। पूछा जाता है, जो पूछा जाएगा वो आपको बता देते हैं। आपसे पूछा जाएगा टाइम पीरियड क्या था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1939 से स्टार्ट होता है और 1945 तक चलता है। टोटली कहेंगे सर 6 वर्षों तक चला था। कितने देशों ने भाग लिया, कहेंगे 61 देशों ने भाग लिया। कहने का मतलब यही है कि धीरे धीरे इन्वॉल्व हो गया उसमें, किसी न किसी वजह से इन्वॉल्व होते चला गया, है ना। फंस जाता है देश लड़ाई में, तो यही ना होता है भाई हमारा नुकसान क्यों हुआ तो हम भी नुकसान पहुँचाएंगे तुम्हारा, तो इस प्रकार से इन्वॉल्व हो जाता है। तो टोटली कितना हो जाएगा, 61 देश कहीं ना कहीं शामिल हो गया था इसमें, ठीक है। हो सकता है फिर आपसे पूछा जाए इसमें कि उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा था, तो उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाता है, विंस्टन चर्चिल नाम था उसका। लिखिए विंस्टन चर्चिल, ये आपसे पूछेगा विंस्टन चर्चिल, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पेरिस शांति समझौता कब हुआ था। तो पेरिस शांति समझौता पर हस्ताक्षर तो वैसे कई बार हुआ, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया आपका प्रथम विश्व युद्ध के बाद का, है ना, तो 1919 बोलेंगे सर, ऑप्शन हो जाएगा बी आपका सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है ये क्या है, दाची ग्राम, तो अच्छे से पता होगा दाची ग्राम सर एक राष्ट्रीय उद्यान है ना, बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी मापक विधि सर्वाधिक मान्य है, कौन सी मापक विधि ज़्यादातर अपनाया जाता है, तो इसका आंसर बी होगा, कहेंगे सर निरूपक भिन्न विधि को अपनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल कहेंगे सर यहाँ पर बी हो जाएगा। भारत विश्व में सब्जियों का उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश है, पहला नहीं है। यहाँ पर कहे सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा उत्पादक तो चाइना हो जाएगा ना, चाइना। तो भारत दूसरे स्थान पे, भारत सेकेंड स्थान पे सब्जियों के उत्पादन के मामले में, यही वाला आंसर गलत था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन किन राज्यों से होकर नहीं गुजरता है। भाई ये स्टार्ट होता है कहाँ से, कहेंगे सर गुजरात से ये स्टार्ट होता है। गुजरात में एक हजीरा जगह पड़ता है, वहीं से ये पाइपलाइन स्टार्ट होता है, जो नाम भी उसी के स्थान के अनुसार रखा गया है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। तो ये गुजरात से स्टार्ट होता है, एमपी से होते हुए, राजस्थान से होते हुए, यूपी में होते हुए ना, फिर हरियाणा भी क्रॉस करता है, हरियाणा, इसके अलावा दिल्ली भी जाता है ना, तो कुछ इस प्रकार से। तो यूपी हो गया, एमपी हो गया, है ना, फिर महाराष्ट्र नहीं, गुजरात तो होगा ही, गुजरात से तो शुरुआत ही होता है, तो आंसर आपका डी निकल गया यहाँ पर, यानी महाराष्ट्र में प्रवेश नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है। देखिए मैंग्रेव लिख दिया, मैंग्रोव होगा, ठीक है, मैंग्रोव। अच्छा मैंग्रोव क्या होता है आप सभी को पता है ना, जो दलदली इलाका वगैरह वाला जो होता है एरिया, यानी कि समुद्र के किनारे वाला एरिया, वहाँ का जो जंगल वगैरह होता है उसको मैंग्रोव कहते हैं ना, मैंग्रोव वन बोलते हैं। तो हमारे देश में ज़्यादातर विस्तार कहाँ है, कहेंगे सर वेस्ट बंगाल में। किस नाम से जाना जाता है, सुंदरवन का डेल्टा, काफ़ी फेमस है सुंदरवन का डेल्टा। ये कहाँ पड़ता है, कहेंगे सर वेस्ट बंगाल में पड़ता है ना। और कई सारा भाग इसका है ना, ज़्यादातर भाग इसका बंगाल में ही पड़ता है, लेकिन कुछ भाग वहीं पे वेस्ट बंगाल में पड़ता है, नहीं हमारे देश में पड़ जाता है। तो मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार हमारे देश में सुंदरवन डेल्टा में, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। करेक्ट आंसर होगा क्या, कहेंगे सर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो पता है खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। टोटली 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन सा, 8 क्षेत्र जो बांटा गया है वो आम नागरिकों के लिए बांटा गया ना, उसका कार्य वगैरह के लिए, और एक जो स्पेशली है वो भारतीय सेना के लिए बांटा गया है। तो टोटली है कितना, 8 है, कुल मिलाकर के 9। तो भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो कहें टोटली 9। आइए अगला क्वेश्चन कहता है बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। अगला कहता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी, वाह लगाइए आंसर भाई साहब, किसी का तो गलत नहीं होगा। चुनाव आयोग है भाई, क्या बात है। निष्पक्ष शब्द देख रहे हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष। इतना गुस्सा है सामने तो 4 जूता मारते इसको खींच के, हम गुस्सा ही आता है ये सब इंसान के ऊपर। इस्तीफा दे देना चाहिए। रेल मंत्री ये हो गया, अभी स्वास्थ्य मंत्री देख रहे हैं ना किसको बनाया है, क्या बात है, पूरा देश बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने। लोकसभा का कार्यक्रम कितने वर्षों का होता है बताइए। कहेंगे सर लोकसभा का कार्यक्रम हाँ कह सकते हैं, कार्यक्रम 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि विधानसभा का नेता कौन होता है, मुख्यमंत्री नहीं होता है जी, तो बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पर कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। तो भाषा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहेंगे सर है। शस्त्र धारण करने वाली स्वतंत्रता ये नहीं है, ये वाला तो नहीं होगा ना। बाकी संगठन बनाने की स्वतंत्रता, किसी पेशा को स्वीकार करने की स्वतंत्रता, ये सारा है। बी आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक दो क्वेश्चन और है। कहता है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। उपराष्ट्रपति होता है जी। अभी वर्तमान में कौन है उपराष्ट्रपति? सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन अभी वर्तमान में हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत में निष्पक्ष निर्वाचन का प्रक्रिया, संचालन वगैरह ये दायित्व किसके ऊपर आधारित है। कुछ नहीं बोलेंगे इसके बारे में। लास्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मूलभूत चुनौती में शामिल है, बताइए। मूलभूत चुनौती मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को खत्म करना। गैर लोकतांत्रिक, अच्छा तब ठीक है, खत्म करना। लोकतंत्र की संस्थाओं और प्रथाओं को मजबूत करना। एक संप्रभु एवं कार्यात्मक राज्य की स्थापना करना। तो सभी है भाई इनमें। मूलभूत चुनौती तो यही सभी है सारा सरकार के पास, लेकिन करता कुछ नहीं है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका, ठीक है। और बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और आपको एक बार फिर से इन्फॉर्म कर दें कि अगला क्लास हो सकता है इतना डिटेल में ना आए, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे भाई डिटेल में ही आने का। लेकिन अगर थोड़ा बहुत कमी रह जाए तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिएगा, ठीक है। क्योंकि भाई हम सोच रहे हैं कि सारा क्लास आप सभी को करा दें। अब एक दो पॉइंट और ज़्यादा बताने की वजह से अगर क्लास मिस हो जाए अगला, तो हमको बहुत बुरा लगता है। क्योंकि हम देख रहे हैं भाई 8 जून से पहले का टारगेट है जो हम लेकर के चलेंगे। आपको सारा का सारा प्रैक्टिस जो है ना खत्म करना है। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी। और लेते हैं आप सभी से छुट्टी। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द कल मॉर्निंग में। तब तक के लिए जय हिंद।